हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्विज कॉलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट टॉपिक के बारे में। ये थर्ड पार्ट होगा। इससे पहले के दो पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे अपलोडेड है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और फिर दूसरे जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी के, वो सभी हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में बात करेंगे पार्डनिंग पावर के बारे में। फिर हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस जो प्रोमलगेट करते हैं प्रेसिडेंट, उसके बारे में, डीसी वाधवा केस और प्रेसिडेंट की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग मतलब क्षमा करने की, माफ करने की जो पावर है, वो आर्टिकल 72 के तहत इसके बारे में बात की गई है। और गवर्नर के लिए जो पार्डनिंग पावर है वो आर्टिकल 161 में इसके बारे में बात की गई है। तो आप, ये ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। आप अगर धीरे धीरे आप याद करते जाएंगे, बस आप सुनते भी जाएंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। तो आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के बारे में बात की गई है। यहाँ पे 5 चीजें होती हैं। पहला है पार्डन, दूसरा कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट, रेप्राइव। ये 5 चीजें हैं इनके पावर से रिलेटेड। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि ये जो पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट को दी गई है, उसके पीछे कारण क्या है, क्यों दिया गया भाई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद ये देने की क्या आवश्यकता आ गई। तो इसके देने का कारण ये है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जुडिशरी से कुछ गलतियां हो जाए, या फिर हो सकता कोई जो निर्दोष हो उसको सजा मिल रही हो। दूसरा है कि अगर वो व्यक्ति दोषी भी है तो हो सकता है कि उससे सजा कुछ ज्यादा ही मिल रही हो। मतलब 1 साल की सजा दी जा सकती थी, उसको 7 साल की सजा मिल रही है। तो ऐसी अगर कहीं भी मिस्टेक है, कोई एरर है, तो इन चीजों से डील करने के लिए प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर दी गई है। और ये आपने याद रखना है कि ये कोई कोर्ट ऑफ अपील नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट आ रहा है तो उसको फिर पार्डन के लिए 72 के तहत फाइल किया जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है जी, एक्सेप्शनल पावर है। ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो किसी व्यक्ति की बात को सुने ना सुने। तो 3 मैटर्स में प्रेसिडेंट के पास ये एक्सक्लूसिव पावर है पार्डन करने की। पहला, अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन का लॉ है उसको ब्रेक हो रहा है, उसके तहत सजा मिली है, वो आएगा, उसको पार्डन कर सकते हैं। दूसरा, कोर्ट मार्शल जो मिलिट्री कोर्ट होता है, उसने कुछ सजा सुनाई तो उसको ये प्रेसिडेंट माफ कर सकते हैं। और तीसरा, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा अगर किसी व्यक्ति को मिली है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के तहत आया हो, या स्टेट गवर्नमेंट के लॉ के तहत आया हो, उसको पार्डन करने की पावर केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। तो आपने ये ध्यान रखना है, और मैं अब आपको समझाते भी जाऊंगा तो पूरा क्लियर हो ही जाएगा ये। सबसे पहली बात आती है, पहला जो ऑप्शन है प्रेसिडेंट के पास वो है पार्डन करने का। पार्डन मतलब माफ कर दिया, सजा भी खत्म और दोष मुक्त हो जाएगा वो व्यक्ति, एकदम क्लीन चिट मिल जाती है अगर किसी को पार्डन कर दिया। किसी को फांसी की सजा मिली थी, किसी को उम्र कैद की सजा मिली थी, और अगर प्रेसिडेंट ने उसे पार्डन कर दिया तो अब उसकी सजा भी खत्म हो जाएगी और वो व्यक्ति हर तरह के दोष से भी मुक्त हो जाएगा। वो कहते हैं ना, बाइज्जत बरी हो जाना, तो वो हो जाता है अगर पार्डन कर दिया। दूसरा आता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है कि जो सजा होती है उसको कम कर, मतलब हार्श, मतलब कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिली, हार्श उम्र कैद, तो उसमें क्या होता है कि कहेंगे कि 10 साल तक उस व्यक्ति से पत्थर तोड़वाएंगे, ठीक है, बहुत हार्श सजा है। कम्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि सजा 10 साल तक ही रहेगी, लेकिन कहेंगे यार इससे पत्थर मत तोड़वाओ, ठीक है, इसको ऐसे ही रखो जेल में। तो जो एक होता है ना कि बहुत ज्यादा मुश्किल सजा होती है, तो जो सजा का टाइम है वो वही रहेगा, लेकिन सजा को आसान कर देंगे, ये होता है कम्यूटेशन। फिर आता है रिमिशन। रिमिशन में अगर मान लीजिए वही एग्जांपल लेते हैं कि अगर 10 साल तक किसी को बोले कि 10 साल तक इसे पत्थर तोड़वाओ जेल में, ठीक है, रिमिशन हो रहा है, तो यहां पे कहेंगे कि पत्थर तोड़वाओ, लेकिन अब 10 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए। मतलब
जो टाइम है उसको कम कर दे रहे हैं, तो यहां पे हो रहा है रिमिशन, समझे। चौथा आता है रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या होता है कि अगर कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, या कोई व्यक्ति है वो हैंडीकैप है या हो जा रहे हैं, मान लीजिए कि जेल में कुछ दुर्घटना हो गई, ऐसा कोई कंडीशन हो गया, तो स्पेशल कंडीशन में सजा को इसके तहत कम किया जाता है। टाइम भी कम किया जा सकता है। जो बामुशक्कत कहा जाता है ना फिल्मों में, वो भी हो सकता है कम कर दें कि भैया थोड़ा आसान इसको सजा दीजिए या टाइम कम कर दीजिए, तो कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। और पांचवा है रेस्पाइट, सॉरी रेप्राइव। रेप्राइव में क्या होता है कि जो सजा का एग्जीक्यूशन है उसको रोक दिया जाता है। मेनली ये यूज होता है डेथ सेंटेंस, मतलब कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक फला तारीख को 1 तारीख को फांसी दी जानी है, तो इस केस में क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट रेप्राइव यूज कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि भैया अभी एक उसको फांसी मत दो, अभी मेरे पास आया है, पहले मैटर पूरा सुनूंगा, मतलब पूरा मैटर सुनेंगे प्रेसिडेंट, और उसके बाद देखा जाएगा। मतलब मौके पे अगर सजा को रोक दिया जा रहा है टेम्परेरी बेसिस पे, तो उसको कहा जाता है कि रेप्राइव हुआ है। ठीक है, तो ये 5 पार्डनिंग पावर हैं प्रेसिडेंट की। ठीक है जी, ये 5 गवर्नर के लिए भी हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर डेथ सेंटेंस है, मान लीजिए एक व्यक्ति है उसे डेथ सेंटेंस मिली है, किसी स्टेट की, यूपी का कोई लॉ है उसके तहत उसको फांसी की सजा मिली है, गवर्नर 161 आर्टिकल 161 के तहत उसको माफ नहीं कर सकते। ये केवल राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते। यहां पे गवर्नर ये इतना कर सकते हैं कि फांसी की जगह उम्र कैद कर दें, 5 साल की कर दें, 10 साल की कर दें। मतलब ऐसा नहीं होगा कि गवर्नर के पास इतनी पावर है कि पूरी सजा को ही साफ कर दें, क्लीन कर दें। उसको कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में हमने देख लिया कि क्या है, पार्डनिंग, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रेप्राइव। ठीक है जी, अब इसके आगे हम चल रहे हैं ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन की जो पावर है प्रेसिडेंट की, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो क्या है ये पावर? तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो प्रेसिडेंट हैं वो आर्टिकल 123, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के तहत ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। ठीक है जी, और ये किन कंडीशन में इशू की जा सकती है? तो देखिए, पार्लियामेंट का दोनों हाउस या एक हाउस सेशन में ना हो। ठीक है, तो उसमें अगर मान लीजिए कि इमरजेंसी में कुछ कानून बनाना है, तो ये ऑर्डिनेंस की एक सहूलियत दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सरकार को, कि आप उस टाइम के दौरान अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ कानून बनाने हैं, तो आप ऑर्डिनेंस ले आ दीजिए, और आप मौके पे टेम्परेरी बेसिस पे काम चला सकते हैं। इसका जो टर्म होता है वो 6 महीने का होता है, मतलब एक ऑर्डिनेंस 6 महीने तक ही पावर में रह सकती है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। इसको भी तो थोड़ा और मैं आपको डीपली इसको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे ये है कि दोनों हाउस या दोनों में से एक हाउस सेशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। जो यूनियन लॉ है उसी के बेसिस पे ये लाया जा सकता है। अब देखिए, जो मान लीजिए कि अब दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा हाउस में सेशन में आ गए, समन हो गया हाउस का। अब जैसे ही हाउस सेशन में आएंगे दोनों हाउस, पहले लोकसभा आया, मान लीजिए 2 दिन बाद राज्यसभा आया, तो जिस दिन राज्यसभा सेशन में आया उस दिन से 6 हफ्ता गिना जाता है। अब इस 6 हफ्ते के अंदर या तो लोकसभा इसको पहले ही पास कर दे, है ना, सरकार बिल लेके आए, कानून बना दे, तब तो ये कानून बन जाएगा, या तो पहले ही रेजोल्यूशन लाया जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, तो ये खत्म भी हो जाएगा पहले। और अगर 6 हफ्तों तक कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ऑटोमेटिकली ये जो ऑर्डिनेंस आया है वो खत्म हो जाएगा। तो टोटल एज कितनी है? मैक्सिमम 6 महीने के लिए इश्यू किया जा सकता है, और जैसी हाउस आएगी सेशन में तो 6 हफ्ते का टाइम मिलेगा। तो टोटल 6 महीने और 6 हफ्ते का टाइम होता है एक ऑर्डिनेंस के लिए। इससे ज्यादा वो बिना पास किए नहीं रह सकती है, वो खत्म हो जाएगी।
लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार के पावर दी है कि वो कभी भी चाहे तो ऑर्डिनेंस को वापस ले सकते हैं। मतलब सेशन में हाउस नहीं है, ऑर्डिनेंस लाया गया, जैसी हाउस सेशन में आने वाली होगी ऑर्डिनेंस वापस ले लें। ये डीसी वाधवा केस में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये किया जा सकता है और ये होता भी रहा है, क्योंकि पता है कोई कानून है उसका लूप होल भी खोज लिया जाता है। तो ये एक कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक है या कुछ भी है। और अगर उस ऑर्डिनेंस को वापस लिया जा रहा है तो उस ऑर्डिनेंस के तहत जो भी काम किए गए थे, ठीक है, वो सभी लीगल रहेंगे, वो खत्म नहीं होंगे। तो हमने ऑर्डिनेंस के बारे में देख लिया। आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 पावर देता है प्रेसिडेंट को, और अनुच्छेद आर्टिकल 213 ये पावर देता है गवर्नर को ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने के लिए, ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए। अब डीसी वाधवा केस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि 1967 से लेकर 1982 के बीच बिहार में लगभग 256 ऑर्डिनेंसेस को इशू किया गया, प्रोमलगेट किया गया। आप समझ रहे हैं कि 15 साल के अंदर 256 ऑर्डिनेंस लाए गए हैं। और ये क्या होता था, जैसे हाउस सेशन में, क्योंकि वहां पे 2 हाउस है बिहार में, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है बिहार में, तो वहां पे जैसे दोनों में से एक हाउस सेशन से बाहर हुई, उसका मतलब प्रोरोग हो गया, हाउस गवर्नर ने कर दिया, तो ऑर्डिनेंस लाया जाता था। और जैसे हाउस सेशन में आने वाली होती थी पहले ही से विड्रॉ कर लिया जाता था, वापस ले लिया जाता था, उसके बाद काम चलता था। और जो इसमें इस केस में ये पाया गया कि कुछ ऐसे भी कानून रहे हैं इस दौरान जो 14 साल तक पावर में थे। तो कहने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इमरजेंसी पावर दिया और कहीं ना कहीं सरकार ने इसे बना लिया कि हम असेंबली के सामने ऑपोजिशन को ये ऑप्शन ही नहीं देंगे कि हमारे कानून को रिजेक्ट कर पाए। ठीक है जी, तो ये सिस्टम चला। और इस दौर को ऑर्डिनेंस राज कहा गया बिहार में, कि बिहार में ऑर्डिनेंस राज चल रहा है। जो वहां की विधानसभा थी उसके पास तो कानून आ ही नहीं रहा है पास करने के लिए। सरकार जैसी दोनों में से एक हाउस सेशन से बाहर हो रही है ना, अब हाउस वो चल नहीं रहा है, तो ऑर्डिनेंस, कोई कानून ऑर्डिनेंस के तौर पे ले आए, जैसे आने वाला होगा उसको फिर विड्रॉ कर लिए, फिर जैसे ही वो सेशन खत्म हुआ फिर उसको इश्यू कर दिए। तो ऐसे काम चल रहा था। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ऑर्डिनेंस को बार बार लाया जा रहा, रीप्रोमलगेट किया जा रहा, री इशू किया जा रहा है बिना विधानसभा या बिना असेंबली के सामने पास होने के लिए रखने के बगैर, तो उससे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पास कराने के लिए सामने रख नहीं रहे और बार बार इसको इशू कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वहां पे ये भी कहा था ये एक्सेप्शनल पावर है, ये पावर एक आप सब्सटीट्यूट की तरह यूज नहीं कर सकते। वो विधानसभा है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से उसको पावर दी गई है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते उसको आप बाईपास करते। और ऐसा आप फ्यूचर में कभी होगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन घोषित करके स्ट्रक डाउन कर देगी। तो ये था डीसी वाधवा केस 1987, जिसमें हम ऑर्डिनेंस राज के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट की पावर है कि एक्चुअल में पावर कितनी है प्रेसिडेंट के पास। तो देखिए आर्टिकल 74 में पहले से ही ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे काम करेंगे, मतलब वो जो सलाह देंगे उस पे काम करेंगे। लेकिन जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया, उसमें ये क्लियरली कहा गया कि ये जो प्रेसिडेंट की जो पावर है ना कि काम करेंगे उनके सलाह पे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह है वो बाइंडिंग है। मतलब जो भी सलाह ये देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट को मानना है। तो आप एक समझ सकते हैं कि नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट भारत में, और एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर अगर ने कुछ कहा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कुछ कहा, तो वो राष्ट्रपति को मानना होता है। बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया, जिसमें ये कहा गया कि नहीं, जो ये जो पावर है बाइंडिंग तो है, लेकिन एक ये पावर दी गई
कि प्रेसिडेंट चाहे तो एक बार पुनः विचार करने के लिए बोल सकते हैं। मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा कि ये चीज करना है, तो वहां पे जो राष्ट्रपति हैं वो एक बार बस ये कह सकते हैं कि आप एक बार और विचार कर लीजिए, और अगर दोबारा विचार करके वही बात कही गई, कोई भी बात कही गई, तो उन्हें मानना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन 44वें संवैधानिक संशोधन में ये कहा गया कि एक बार वो पुनः विचार के लिए कह सकते हैं। बाकी जो भी पावर है वो डिस्क्रिशनरी पावर जो कहा जाता है वो सिचुएशनल है। कहाँ पे काम आती है? मान लीजिए सिचुएशन खड़ी हो रही है कि चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए और किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली और कोई भी लीडर अपनी मेजोरिटी प्रूफ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी 274 का जो है ना आंकड़ा 273 का, उसको पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब क्या होगा भाई? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उन्हें लगे कि कोई भी लीडर, कोई भी उनको लगे कि हाँ फला लीडर है भैया, इसके पास मेजोरिटी ये प्रूव कर सकता है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। एक ठीक ठाक टाइम दे देंगे कि हाँ भैया 1 महीने का टाइम ले लो, 1 महीने में आपकी फ्लो टेस्ट हो जाएगा, आपको वहां प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट की कह सकते हैं ये सिचुएशनल पावर है जिसका यूज कर सकते हैं। दूसरा एक मान लीजिए कि उसको ऑप्शन भी दिए और वो पर्टिकुलर जो नेता है वो जिस दिन टेस्ट हुआ उस दिन फेल हो गए, सरकार गिर गई। अब क्या होगा? तो अगर राष्ट्रपति जी को लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है जहां पे सरकार नहीं चल सकती, तो वहां पे वो असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे। जो लोकसभा में सभी लोग चुने गए थे डिसॉल्व कर देंगे, दोबारा इलेक्शन होंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशनल पावर है राष्ट्रपति के पास। इस वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में बात की है और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको उस तरीके से समझाऊं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके, कि आपको चीज़ें समझ आए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं उस कमेंट का जरूर कोशिश करूंगा कि आंसर दिया जाए। मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, तो वो बहुत सारे टॉपिक्स भेज रहे हैं कि सर इस पर भी बना दीजिए, उस पर भी बना दीजिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी वीडियोस अपलोड कर पाऊँ मैं कर रहा हूँ। थोड़ा पेशेंस रखिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज़ करके सॉल्व किया जाए। तो थैंक यू वेरी मच।